अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, मौरूसी, दायमी और वबाई बीमारियों के बारे में तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जैसा कि माह जनवरी में थायराइड ग्लैंड की बीमारियों से आगाही का दिन आलमी दुनिया भर में मनाया जाता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद हैं जो है कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इनका नाम है डॉक्टर सज्जाद अली खान और इनका ताल्लुक है मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से। आइए इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम। डॉक्टर सज्जाद, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल बहुत की तरफ शुक्रिया। से और उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज आपकी बातों से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। आम ज़बान में हम इंसानों को कैसे बता सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं या इंसानी जिस्म के लिए वो क्यों ज़रूरी हैं? जी जी इकरा, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन से मतलब डिफरेंट किस्म के ये केमिकल्स निकलते हैं। अगर हम बात करें तो दिमाग से एक ख़ास किस्म का ग्लैंड है, तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। फिर इसी तरह गले के आगे एक छोटी सी एक तितली नुमा एक ग्लैंड पड़ा होता है, यानी एक हिस्सा है जिस्म का जिससे हार्मोन्स है, जिसको हम थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन कहते हैं। फिर इसी तरह अगर हम देखें पेट के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं, उसका काम इंसुलिन बनाना है। इसी तरह एक और ग्लैंड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जिसका काम ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं मोटे मोटे, और इनके क्या काम हैं? तो इन हार्मोन्स का काम ये होता है कि जिस्म के अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, इन हार्मोन्स का काम होता है। अच्छा, ये तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। डॉक्टर सज्जाद, जैसे अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में हमने बताया कि जैसे थायराइड के हवाले से हम इस मंथ को अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड के क्या हार्मोन है और उनका इंसानी जिस्म में क्या फ़ंक्शन है? जी, जी, खैर बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया, ये एक छोटा-सा ग्लैंड है नेक पे जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जी। आप इसको ऐसे समझ लें जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिज़्म कहते हैं, उन सब को मेंटेन रखने के लिए इस हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन, और जिस्म में जितने भी फंक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर से लेके मसल्स के काम से लेके बॉडी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इससे असरअंदाज नहीं होता हो। तो ये अगर हम देखें तो मसल काम के लिए बॉडी में ओवरऑल वज़न का ज़्यादा होना, वज़न का काम कम होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, तो थायराइड ग्लैंड का जो इसकी बीमारियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर हार्मोन, ये जो थायराइड हार्मोन है, इसकी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाए या बैलेंस बरकरार ना रह सके, तो फिर इंसानी जिस्म में क्या बीमारी हो सकती है? इकरा, अगर हम देखें वैसे ना हर बंदे के अंदर ग्लैंड मौजूद होता है और थायरोक्सिन एक मखसूस मिकदार में खारिज हो रहा होता है जिसका काम जिस्म में बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। किसी वजह से ये ज़्यादा काम करे या कम काम करें, तो अगर ज़्यादा काम करने लगे इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर किसी वजह से ये थायराइड ग्लैंड कमज़ोर हो जाए या इसके काम करने की सलाहियत कम हो जाए तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों ऐसी कंडीशंस हैं जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। लाइक अगर हम ये देखें कि किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो या ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगे, तो हाथों से अगर स्टार्ट कर लें, पसीने ज़्यादा आते हैं, फिर ट्रेमर्स होते हैं, अच्छा। दिल की धड़कन बढ़ती है, पट्ठों में दर्द होना, पट्ठों में कमज़ोरी होना, नींद की कमी होना, फिर इसी तरह बाज़ टाइम आँखों में इसका असर पड़ता है, फिर भूख ज़्यादा लगती है, और इसके साथ-साथ अक्सर डायरिया होने के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, फिर वेट लॉस होता है। ये वो सारे सिम्पटम्स हैं जो मोटे-मोटे सिम्पटम्स हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म। इसी तरह अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, यानी जिसमें थायराइड की काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, सो उसमें बंदा एक फटीग रहता है, यानी कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, चेहरे में एक अजीब सी मतलब एक स्वेलिंग टाइप की होती है, वज़न बढ़ जाता है, कब्ज़ का होना, और इसकी स्पेसिफिक जो
इम्पोर्टेंस है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये स्पेशली इन रिप्रोडक्टिव एज, तो इस एज में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है विथ रिगार्ड्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, हमने अलामात पे तो काफ़ी डिटेल में बात कर ली है और जो डिसऑर्डर होते हैं आपने वो भी बता दी काफ़ी अच्छे से। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये होता क्यों है? वजह क्या है? कॉज़ क्या है इसका? सो इकरा अगर हम देखें डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ज़्यादातर ये एक ऑटोइम्यून, यानी जिस्म में अच्छा। कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो कि थायराइड को आके इरिटेट करते हैं या उसको अटैक करते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाएँ जिससे जो कि इसको डिस्ट्रॉय करें, तो उसमें काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, या कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि इसके काम को बढ़ा देती है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो वो एंटीबॉडी बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और अगर ज़्यादा काम करें तो बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। फिर बास टाइम सर्जरी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, लाइकवाइज कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकती है। सो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द एज। बूढ़े लोगों में अगर हम बात करें तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म के डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अगर यंग एज में देखें तो ग्रेव्स बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। और इसी तरह हाशिमोटो एक डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत कॉमन कंडीशन है, जिसमें ओवरऑल ग्लैंड के काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर सज्जाद, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी ख़ानदानी हो सकती है क्या? जैसे अगर पेरेंट्स में हो तो बच्चों में आ जाए, या जी। कुछ इस तरीके से ऐसा सो होता है? अक्सर हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ में रन कर रही होती है। अच्छा, तो होती है। मतलब लेट्स सपोज़ अगर वालिद साहब को पेरेंट्स में हुँ, अगर किसी को हो, तो बच्चों में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होते हैं। तो अच्छा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी की फैमिली की मतलब ऑलरेडी पेरेंट्स में से किसी को है हुँ, और बच्चों में किसी को इस तरह के साइन सिम्पटम्स हो जाएँ, हुँ। तो अर्ली स्टेज पे अगर स्क्रीन हो जाए तो बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज़ और कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते चलते हैं कि इसकी डायग्नोसिस का क्या तरीका है? सो एकरा डायग्नोसिस का जहाँ तक ताल्लुक है, क्लिनिकल, भाई एक पेशेंट आता है, उसके हुँ, साइन सिम्टम्स बहुत अगर स्पेसिफिक हों, हुँ। उसके साथ फिर कुछ ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन प्रोफाइल कराया जाता है, और अच्छा, उन टेस्टों के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे किस तरह, मतलब क्या स्कैन करना है, कुछ और अच्छा, टेस्ट अच्छा। करने हैं। तो सही। इनिशियली क्लिनिकली, और फिर हम बाय कुछ लैब के टेस्ट करते हैं। अच्छा। डॉक्टर सजाद, कॉम्प्लिकेशंस इस थायरॉइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर इसकी क्या होगी? जैसे अगर अगर ये मौरूसी बीमारी अगर ये कहलाई जाती है कि अगर पेरेंट्स से बच्चों में आ रही है तो प्रेगनेंसी में इसका कोई रोल है? सो देखें इकरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो थायराइड का जो ताल्लुक है, स्पेशली इन द रिप्रोडक्टिव एज और स्पेशली अमंग द फीमेल्स। सो अगर हम देखें जो कुछ इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ में हाइपोथायराइडिज्म एक अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो बाज़ टाइम ये होता है कि कपल्स कंसीव करने की कोशिश हुँ, कर रहे होते हैं, या यंग रिप्रोडक्टिव एज में जो ख़वातीन होती हैं उनको पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अच्छा। ये होता है कि जब इनका वर्कअप किया जाता है, उनको थायरोक्सिन पे या अकॉर्डिंगली जब ट्रीट किया जाता है, उनके सिम्टम्स बहुत बेहतर होते हैं। दूसरा ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीव करने में इसके बड़ा अहम रोल होता है। तो अगर कोई फैमिली इज़ ट्राइंग टू कंसीव और थायराइड अगर ऑप्टिमल ना हो, हुँ, तो उनको फिर कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक दूसरी दूसरी अगर इवन अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो हुँ। थायराइड से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसमें मिसकैरेज के प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या प्री टर्म डिलीवरी। तो मतलब बच्चे के आउटकम्स और माँ से रिलेटेड जो आउटकम्स होती हैं वो वर्स होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई कंसीव करना चाह रहा हो और प्रॉब्लम हो रही हो, तो बिफोर कंसीविंग, बिफोर ट्राइंग टू कंसीव, अपने थायराइड का हार्मोन ज़रूर टेस्ट करें। कोई प्रॉब्लम आती है अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, फिर प्रेगनेंसी की तरफ मतलब ट्राई करें उसके लिए। अच्छा, डॉक्टर सज्जाद, कॉमन एक क्वेश्चन देखने में आता है, पेरेंट्स एक सवाल ये करते हैं कि जैसे बच्चों में अगर ये थायराइड का मसला हो जाए तो ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, कद वगैरह बढ़ने में, या ज़हनी कोई मसला पेश आता है, आईक्यू वगैरह में कोई इशू होता है इसमें? सो देखें, इकरा ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे छोटे कद के साथ आ जाते हैं, जी। और उनका हम जब एक्सटेंसिव वर्कअप करते हैं हुँ, तो उसमें पता चलता है कि सिंपल थायराइड का इशू होता है। हुँ,
तो बच्चों में कद न बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह थायराइड की जो सलाहियत होती है हाइपोथायराइडिज्म है। तो जब भी किसी बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे बच्चे को इवेलुएट कर लें। और अगर थायराइड प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना हो, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो और बच्चा सही तरीके से कंट्रोल में ना हो, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट स्कूल परफॉर्मेंस, आईक्यू और ओवरऑल जो क्योंकि बच्चा अगर सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती और अल्टीमेटली इज गोइंग टू हिट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस। अच्छा। अच्छा, एक और कॉमन सवाल लोगों में अक्सर देखने में आता है कि लोग समझते हैं कि अगर जिस इंसान को थायरॉइड ग्लैंड का कोई मसला हो गया है, थायरॉइड की बीमारी हो गई है, उसको ज़रूरी कि डायबिटीज़ भी साथ में हो जाएगी। तो इसका आपस में कोई ताल्लुक है या ये सिर्फ़ एक मिथ है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम सिस्टर्स कहते हैं, सिस्टर बीमारियां। सो अगर किसी बंदे में एक ऑटोइम्यून कंडीशन हो, तो जिस तरह मैंने पहले भी तस्करे किया कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द ऑटोइम्यून कंडीशन, यानी ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होती है। तो अगर किसी को लेट सपोज हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो और उसके साथ डायबिटीज़ होने के चांसेस रिलेटिवली बढ़ जाती हैं, तो हमेशा हम ऐसे पेशेंट्स को अपने नज़र में रखते हैं। साल 2 साल में डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा चेक करके हम लोग इनको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक आखिरी तो नहीं है लेकिन एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि मैंने जैसे अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर किसी पेशेंट को थायरॉइड डिसऑर्डर कोई डायग्नोज़ हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं कि कहते हैं कि सुनने में आता है कि थायरॉइड का अगर इलाज आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें तो सारी ज़िंदगी उसकी गोलियाँ खाते रहनी पड़ती हैं, इसका कोई हल नहीं है। हुँ, हुँ। या फिर वो कोई जड़ी-बूटी वगैरह खाते हैं या हिकमत के इलाज की तरफ जाते हैं। तो ऐसा ऐसा है या ये भी एक मिथ है? सो अच्छा जी, चलें, मेरे चश्मे उतार देता हूँ। तो ठीक है। क्या मेरी आँखें क्या ख़त्म हो गई है? मैं नहीं, चश्मे क्यों लगा रहा हूँ? ताकि आपको सही नज़र आए। मुझे सही नज़र आए। जी, ठीक है जी। अब मैं अगर चश्मे लगाता हूँ, जी। अपनी मेरी लाइफ़ अगर बिल्कुल सीधी अच्छी गुज़रती है, तो थायराइड का भी यही मिसाल है। ये कोई कोई ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। जानलेवा नहीं इट है। इज़ जस्ट लाइक कि जिस तरह आँखें कमज़ोर होती हैं जी, किसी भी वजह से, तो आप चश्मा इसी लगा तरह लेते हैं। थायराइड थोड़ा-सा हाँ, कमज़ोर होता है तो दवाई और आप खाते हैं। बाहर से उसको रिप्लेस करते हैं ताकि आपकी लाइफ़ एक नॉर्मल तरीके से चले। अगर आप इतनी छोटी गोली लगा लेने से इतना घबरा रहे हैं, तो फिर चश्मे भी ना लगाएँ। तो जी, मैं तो इस तरह अपने पेशेंट्स को एजुकेट करता हूँ। सो ये कोई ऐसी कोई अच्छा। ख़तरनाक कंडीशन नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिप्लेस जो ऑलरेडी अगर थोड़े बहुत अगर कमज़ोर हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। छोटी-सी एक गोली होती है जो कि सुबह के टाइम लेनी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रा, क्योंकि ये एक अवेयरनेस सेशन है, हुँ, इसमें 2-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो थायराइड जो टैबलेट्स हैं, जिस तरह हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को हो, तो एक जो थायरोक्सिन है, ये हमेशा सुबह के टाइम कोशिश हम ये करते हैं खाली पेट लेना चाहिए और उसके बाद अगले 2-4 घंटे तक कोशिश ये करनी चाहिए कुछ ख़ास जिस तरह मल्टीविटामिन्स हैं, आयरन के हैं, कैल्शियम की गोलियाँ हैं, इनको अवॉइड करें। अच्छा। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल वक्त पे दवाइयाँ ले रहे होते हैं लेकिन असर नहीं थायराइड हो रहा। कंट्रोल क्यों नहीं होता। तो छोटी हुँ, छोटी जो चीज़ें हैं, जिस तरह आपने मतलब आप कब ले रहे हैं, नाश्ते से कितनी देर पहले ले रहे हैं, अच्छा ये अच्छा। खा के आप नाश्ते कितनी देर बाद करते हैं, हुँ, कौन से स्टोर से लेते हैं, इसकी वजह ये कि ये बहुत नाजुक दवाई होती है थायरोक्सिन। सो अगर आप किसी बहुत छोटे से स्टोर से लेंगे जो कि कई महीनों से पड़ी होगी, तो ऑब्वियसली इसकी एफिकेसी वो नहीं रहती जो कि कंपेयर टू उस शेल्फ उस दुकान से कि जहाँ पे रैपिड टर्नओवर होता हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़े स्टोर से लें। दूसरी बात, इफ़ेक्टिव हो ताकि एटलीस्ट 1 घंटे का फासला होना चाहिए बिटवीन द टैबलेट इनटेक एंड द ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफास्ट और अगले 3-4 घंटों तक कोई कैल्शियम, मल्टीविटामिन इस तरह की कोई अच्छा। सप्लीमेंट्स डालें। ठीक है। डॉक्टर सजाद, बस प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होने लगा है, तो एक आखिरी सवाल मैं कर लेती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, अब इसका प्रिवेंशन का कोई तरीका है या हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते खुद से? देखिए, प्रिवेंशन का तो एज़ सच ज़्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़्यादातर हुँ, इट्स रिलेटेड टू ऑटो इम्यूनिटी। ऑटोइम्यून। सो उसमें ये है कि अगर लेट्स सपोज़ किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, बस हुँ, वो वक्फे-वक्फे से स्क्रीन करता करता स्क्रीन रहें, इट इज़ करवाते वेरी रहें। इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि अगर रिप्रोडक्टिव एज में कोई फीमेल हो या कपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा हो, तो
अर्ली स्टेज पे अगर थायराइड टेस्ट कर लें ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम से वो बच सकें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर सजाद, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आपने बहुत मुफीद बातें की, हमारे नाज़रीन को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा आपकी बातों से। नाज़रीन, अब चलते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने लगा है। डॉक्टर सजाद हमारे प्रोग्राम में आए, जिनका ताल्लुक़ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर कोई आपके जहन में सवाल है या किसी और टॉपिक के हवाले से बात करना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी मीडिया फोकस चैनल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।